सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो साबित होगा। आपके आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए इसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेजमेंट डायरी पर स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार क्या है? हम सबसे पहले संविधान के अनुसार इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 12 भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा क्या है। इसमें हम राज्य में क्या क्या शामिल करते हैं, उनका वर्णन निम्न प्रकार से है। राज्य के अंतर्गत निम्न निकाय सम्मिलित किए जाते हैं। प्रथम है संघ की विधायिका एवं कार्यपालिका। दूसरा है सभी राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल। फिर है सभी स्थानीय निकाय। इसके पश्चात अन्य निकाय जैसे ONGC, LIC, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि आदि। ये सभी निकाय राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। संघ की विधायिका कार्यपालिका, सभी राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय और अन्य निकाय। उच्च न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्यरत हो, राज्य की परिभाषा में शामिल की जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियां अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। एक बार फिर से उनको देखने की शक्ति जो है, मूल अधिकारों को देखने की शक्ति, ये शामिल की गई है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13(1) में हम शामिल करते हैं संविधान लागू होने से पूर्व की सभी विधियां उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों के अनुसार नहीं है। इसके बाद में हम ग्रहण का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ग्रहण का सिद्धांत क्या है, उसका अध्ययन हम करेंगे। ये भी मूल अधिकारों के अंतर्गत ही है। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान लागू होने से पूर्व के मामलों में इनका प्रयोग किया होता रहता है। यदि मूल अधिकारों में संशोधन से असंगति दूर हो जाए तो वे पुनर्जीवित हो जाती हैं। यानी मूल अधिकारों में कोई असंगति है तो उसमें उस असंगति को संविधान में संशोधन करके इसे लागू किया जाएगा और वह ग्रहण का सिद्धांत कहलाएगा और वो मूल अधिकार फिर से जीवित हो जाएगा। अनुच्छेद 13(2) में हम बात करते हैं कि संविधान लागू होने के बाद के कानूनों के लिए राज्य अगर कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो, वह विधि असंगति की मात्रा तक शून्य होगी। यानी संविधान लागू होने के बाद में अगर कोई ऐसा कानून है जो मूल अधिकारों के अनुसार नहीं है, तो
उसे तब तक मतलब शून्य माना जाएगा जब तक कि संविधान में इसके अंतर्गत कोई बात नहीं कर ली जाए। अब हम बात करते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? कोई ऐसा भाग जो मूल अधिकारों में है उसे विधि की मूल भावना को समाप्त किए बिना हटाया जा सके, इसमें संपूर्ण विधि को नहीं हटाया जा सकता है। यानी मूल अधिकारों का कोई ऐसा भाग जिसको समाप्त किया जा सकता है, परंतु पूरी की पूरा जो मूल अधिकारों का जो नियम है उस नियम को, उस कानून को नहीं हटाया जा सकता। ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, यानी ये भी मूल अधिकारों में शामिल है। अनुच्छेद 13(3) में जो प्रमुख बात कही गई है वो है विधि की परिभाषा, यानी कानून की परिभाषा क्या है। कानून की यानी विधि की परिभाषा के अंतर्गत विधायिका द्वारा पारित अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को जारी किया गया हो, कार्यपालिका के आदेश या नियम, कोई विनियम, कोई उपविधि की अधिसूचना, कानून का बल रखने वाली रूढ़ियां एवं प्रथाएं, धर्म विशेष के पर्सनल लॉ इस कानून में शामिल नहीं है। उन्हें इन सब को हम जो है ये विधि के परिभाषा के अंतर्गत इन्हें बताया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में किया गया, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस श्रेणी से यानी मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब बात करेंगे हम समता का अधिकार। मूल अधिकारों में सबसे पहले आता है समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। ये क्या है? अनुच्छेद 14 में भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून के अनुसार सामने बराबर है और कानून उनकी सुरक्षा करेगा, उनका संरक्षण करेगा, समान रूप से करेगा। विधि के समक्ष समानता को ब्रिटेन के संविधान यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि के सामने कोई भी सभी समान है, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, सभी को समान रूप से जो है वो टैकल किया जाएगा। इसके बाद में विधियों का समान संरक्षण भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि का शासन यानी कानून का शासन संविधान के आधारभूत लक्षणों में निहित है। अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत शामिल किया गया है। इसमें कुछ अपवाद हैं, उनका वर्णन अब हम करने वाले हैं। पहला वर्णन अपवाद है कि अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को इसमें कुछ छूट प्रदान की गई है। इसमें विदेशी राजनयिकों, शासकों, राजदूतों आदि को भारतीय न्यायालय में दीवानी व फौजदारी मुकदमों से छूट प्राप्त है। अनुच्छेद 105 और 194 के तहत संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को सदन में उनके द्वारा कही गई बात या मत के संबंध में छूट प्राप्त है। यानी वे अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अपनी बात कह सकते हैं। उनको इस संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी अपवाद में शामिल है
कि अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ छूट प्राप्त है। इसमें विदेशी राजनयिकों, शासकों, राजदूतों आदि को भारतीय न्यायालय में दीवानी व फौजदारी मुकदमों से छूट प्राप्त है। और अनुच्छेद 105 व 194 के तहत संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को सदन में उनके द्वारा कोई बात कही गई है तो उसमें छूट प्राप्त है। अनुच्छेद 31 के क, ख और ग, ये 3 जो पार्ट है के तहत पारित विधेयकों को अनुच्छेद 14 से अलग रखा गया है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ और संविधान के मूल अधिकारों को लेकर के हमारे इसी चैनल पर नॉलेज वन डायरी पर आएंगे। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।